हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएस क्लासेस एजुकेशन फॉर ऑल। तो गाइस, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपकी कोई भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हो उसके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा एम नोट। ठीक है, ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ठीक है, ये नोट का सिंबल होता है इनफाइनाइट के लिए, और एम का मतलब होता है मोलर। ये मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट कर रहा है। एंड वाई, इन सभी में से बताना है, तीनों में से, कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। देखो, हमें पता है भाई, जितना स्मॉल साइज होगा, जितना कैटायन का स्मॉल साइज होगा, उतनी ज्यादा मोबिलिटी होगी, वो उतना ही ज्यादा तेजी से मूव कर पाएगा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, और जितनी ज्यादा मोबिलिटी उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी, या फिर कह सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, H पॉजिटिव मिलेगा यहाँ से HCl से H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव मिलेगा NaCl से, और K पॉजिटिव मिलेगा KCl से। तो हमें पता है भाई, H पॉजिटिव जो साइज होता है वो छोटा होता है किससे, Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव से। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, H पॉजिटिव की जो मोबिलिटी होगी, आयनिक मोबिलिटी, वो क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव से। इसलिए जो HCl है, उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इन ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स शो डेविएशन फ्रॉम डेबे-हकल-ओसिंगर इक्वेशन। ये कह रहा है, कौन किस तरीके का कंसंट्रेशन होगी ना, मतलब कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है जो, एक होता है डाइल्यूट है, एक होता है कंसंट्रेटेड। ये कह रहा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो क्यों शो करता है, डेबे-हकल-ओसिंगर इक्वेशन को शो करता है, क्यों करता है। देखो, हमें पता है, इसका आंसर देखेंगे तो, दिस इज ड्यू टू दैट रीजन दैट इन द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर मोर। ये कह रहा है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, या फिर ज्यादा कंसंट्रेटेड होती है जहाँ पर, वहां पर जो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सबसे ज्यादा होती है। देखो, एक बार मैं एक बार दिखा देता हूँ फिगर में। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर क्यूबिक देखेंगे ना, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। परंतु ऐसा ही वॉल्यूम अगर हम यहाँ लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है, इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज मिलेगा। यानी कि डाइल्यूट के केस में इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है। और हाई कंसंट्रेशन के अंदर इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसी वजह से क्या होगा, ये क्या शो करेगा, डिवे हक्कल इक्वेशन को शो करेगा। क्यों, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट आर साइन ऑफ फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी का साइन क्या होगा, एक ले रखा हमने गैल्वेनिक सेल ले रखा है, दूसरा ले रखा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हमें पता है भी, गैल्वेनिक सेल क्या है, एक तरीके से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर नेगेटिव होती है। अब हमें पता भी, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, जब वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। अब इसी तरीके से दूसरा सेल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस वजह से क्या होगा, ये वाली रिएक्शन डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, पॉजिटिव। इसलिए इस ये वाली रिएक्शन क्या होती है हमारे पास, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। यानी कि इसको कंप्लीट कराने के लिए हमें कुछ मतलब एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए, गैल्वेनिक सेल के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रोल ऑफ ZnCl2 इन ड्राई सेल। ZnCl2 का रोल पूछा गया है कि भी ड्राई सेल के अंदर क्या रोल होता है। हमें पता है भाई, ड्राई सेल के अंदर NH3 गैस को फिल किया जाता है। ठीक है, अब NH3 गैस को फिल करेंगे, उसके साथ साथ हम ZnCl2 भी डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि ये क्या बना ले, कोई कॉम्प्लेक्स बना ले, ZnNH3 4 NH3 ट्वाइस Cl2, इसका क्या बना देता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना देता है, या साल्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये मान लो ZnCl2 नहीं डालते, तो NH3 कोई गैस होगी, ठीक है, वो वेपर में कन्वर्ट होके क्या बनाता है, कोई वेपर क्रिएट करती, प्रेशर क्रिएट करती। अब प्रेशर क्रिएट करेगा, तो इससे क्या होगा, जो हमारे पास सेल होगा उसके अंदर क्रैकिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, या फिर सील्स प्रोड्यूस हो जाएगी वहां पर, जो हमने वो बंद किया हुआ है ना, तो वहां पर क्रैकिंग आ जाएगी उस NH3 के गैस के प्रेशर के कारण। इसलिए हम क्या करते हैं, NH3 का प्रेशर ज्यादा ना बने, उसके लिए क्या करते हैं, ZnCl2 को डालते हैं ड्राई सेल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज ए ड्राई सेल बिकम डेड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ये कह रहा है, जो ड्राई सेल होता है हमारे पास, वो क्या होता है, कुछ समय बाद डेड हो जाता है। ठीक है, कुछ लंबे समय तक नहीं चलता वो, और क्या हो जाता है,
हमें ये भी पता है भी जो प्राइमरी सेल होते हैं वो क्या है, रिचार्ज नहीं कर सकते उनको दोबारा, एक बार यूज के करने के बाद क्या किया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो ये लंबे समय तक यूज करने के बाद डेड हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये बताना। इवन इफ इट हैज नो बीन यूज्ड, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको यूज नहीं करते, इसको फेंक देते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है भाई ड्राई सेल के अंदर NH4Cl डाला जाता है, ठीक है, किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में NH4Cl डाला जाता है, और उसका नेचर होता है हमारे पास एसिडिक। अब एसिडिक नेचर होने के कारण ये क्या करता है, उसको कोरोजन कर देता है। जो जिंक होता है ना, जिंक कंटेनर होगा, उसके ऊपर जंग लगा देता है। हमें पता होगी कोई भी मेटल है वो अगर एसिडिक कंडीशन में जाती है या मॉइस्चर है उसके पास आ जाता है तो वो क्या कर देता है, कोरोड हो जाती है, उस पे क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। अब जिंक कंटेनर भी क्या होगा, एसिडिक की कंडीशन में क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा, इसलिए वो कुछ समय बाद क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है, और उसको हम फेंक देते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन ड्राई सेल। हम ड्राई सेल के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, देखो अभी बताया NH4Cl और MnO2 और एक कार्बन, ठीक है, तीन तरीके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, कार्बन, MnO2 और NH4Cl। सेवंथ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज रीजन दैट ए लेड स्टोरेज बैटरी कैन बी रिचार्ज। मतलब ये कह रहा है कि क्या रीजन है कि लेड स्टोरेज बैटरी को हम क्या करते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। ये क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी एक तरीके से सेकेंडरी सेल होते हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, उस पे PbSO4 क्या हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं। यानी कि PbSO4 बनने के बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपोजिट हो जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, वो रिएक्शन रिवर्स कर सकते हैं उसको। अब देखो चार्जिंग होगी, चार्जिंग का रिवर्स प्रोसेस ही क्या होती है, डिस्चार्जिंग होती है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, ये वाली जो प्रोसेस होती है ना, चार्जिंग और रिचार्जिंग, ये रिवर्स हो सकती है। तो इसलिए ये क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी को हम दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। इसके जो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ना, ये बैटरी का उस सेल का, ये एक बार एक्सप्लेन करेंगे आने वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच सेल वर यूज्ड इन अपोलो स्पेसक्राफ्ट। कौन सी सेल हम यूज करते हैं अपोलो स्पेसक्राफ्ट में, जो अंतरिक्ष में अपोलो क्राफ्ट करा जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर पूछ रहा है कौन सी फ्यूल्स हम यूज करते हैं, और व्हाट वाज द यूज ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। और इस जो सेल हम यूज करते हैं उस सेल से किस तरीके का प्रोडक्ट बनता है। तो हमें पता है भाई H2O2 फ्यूल हम यूज करते हैं अपोलो स्पेसक्राफ्ट में। अब H2O2 फ्यूल से हमें मिलता है प्रोडक्ट H2O, जो कि जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनके ड्रिंकिंग पर्पज के लिए H2O का यूज किया जाता है, ठीक है, वो फ्यूल से ही H2O बना बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डज जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। जो जिंक होते हैं वो रिएक्ट क्यों करती है H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, परंतु ये कह रहा है जो कॉपर होती है वो नहीं कर पाती। जो कॉपर होती है वो क्या होती है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती और ना ही H2 गैस प्रोड्यूस करती। इसका क्या रीजन है, देखो जिंक है, हमें पता है जिंक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए क्या है, जिंक का ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल वो क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और जो कॉपर होता है उसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल कम होता है। जिसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज्यादा होता है वही ऑक्सीडेशन, उसी का क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन इजिली हो सकता है। इसलिए जिंक मेटल है वो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगी डाइल्यूट H2SO4 के साथ, और क्या प्रोड्यूस कर देगी, H2 गैस प्रोड्यूस कर देगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन यू इंक्रीज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए इलेक्ट्रोड। हम रिडक्शन पोटेंशियल को, किसी भी इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। देखो फर्स्ट केस होता है कि भी हम उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दे। सेकंड क्या है, अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दे, ठीक है, या तो आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दे या उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे, तो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ KBr gives Br2 at anode but Kf does not give F2, एक्सप्लेन। देखो अगर हम KBr को डिसोसिएट करें तो क्या मिलेगा, K पॉजिटिव Br नेगेटिव। अब Br नेगेटिव पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, -1। अब Br नेगेटिव से किस में बदल रहा है, Br2। अब Br2 के लिए हमें पता है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है मॉलिक्यूल की, 0 होती है, ठीक है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बन रहा है, -1 से 0 की ओर जा रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और हमें पता है Br नेगेटिव आयन की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो ज्यादा होता है किससे, वाटर से। परंतु जब हम बात करते हैं Kf की, K पॉजिटिव और F नेगेटिव बनेगा, ठीक है, और F नेगेटिव से वही 0 पे जा रहा है, परंतु इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो ये वाटर से कम होता है। और हमें पता है जो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलो या रिडक्शन, वो क्या होता है हमारे पास, 0 होता है, ठीक है। वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो ये वाटर से तो ऊपर होगा, और जो Br नेगेटिव वो वाटर से तो ऊपर है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जो F नेगेटिव है वो वाटर से नीचे है।
इसलिए कह रहा है ये जो हमारे पास KF है वो ऑक्सीडाइज होके, ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडाइज होके F2 नहीं देता, ठीक है, यही रीजन है। जो Br नेगेटिव वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कह सकते हो, ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका, ठीक है, हाइयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, परंतु F नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, किससे, वाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये मैंने नोट्स में भी कराया था भाई। डेल्टा एम क्या होता है, डेल्टा एम मोलर कंडक्टिविटी होती है, वो होता है कापा अपोन मोलरिटी, ठीक है। जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है, कंडक्टिविटी होती है, वो क्या होती है, कापा अपोन नॉर्मलिटी। और यहाँ पर कापा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कापा होता है हमारे पास कंडक्टिविटी, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं दोनों को, डेल्टा एम और डेल्टा इक्विवेलेंट को डिवाइड करेंगे तो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी आती है। अब ये नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का जो हमारे पास टोटली रिलेशन बनता है, वो मिलता है मेरे पास जेड फैक्टर, ठीक है। या तो ये वाला रिलेशन लिख दो, ये वाली इक्वेशन लिख दो, या फिर जेड फैक्टर लिख दो, बात एक ही है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन, व्हाई इज द क्रोमियम यूज्ड फॉर कोटिंग आयरन। हम क्रोमियम का यूज क्यों करते हैं जब आयरन को कोट करना होता है, क्योंकि क्रोमियम है वो नॉन कोरोड मेटल है, उसके ऊपर जंग बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है, या फिर लगता ही नहीं है। इसलिए हम आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर क्रोमियम की लेयर चढ़ाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 14 क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिलेटेड टू ई नोट सेल बट नॉट टू द ई सेल। ये कह रहा है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो ई नोट सेल से तो रिलेटेड है, परंतु जो ई सेल होता है उससे रिलेटेड नहीं है। देखो ई सेल है हमारे पास ईएमएफ ऑफ ए सेल कह सकते हैं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल। या और जो ई नोट सेल है ये हमारे पास होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो हमें पता है भाई ई जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे ई सेल होता है जो वो जीरो हो जाता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ई सेल होता है वो क्या हो जाता है, जीरो होता है। इसी वजह से हम ई नोट सेल का और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के उससे हम रिलेशन भी निकाल सकते हैं, केसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। केसी हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। जो नर्स्ट इक्वेशन होती है उसके अंदर हम ई सेल की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ई सेल की वैल्यू क्या है, यहाँ पर जीरो है। परंतु जब हम ई नोट की वैल्यू उससे निकालते हैं ना, देखो मैंने शायद कर भी रखा है यहाँ पर, ये रहा देखो, ई सेल, ये नर्स्ट इक्वेशन हमारी, ठीक है। अब नर्स्ट इक्वेशन में क्या करते हैं, ई ई सेल होता है वो हमारे पास जीरो हो जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो ये जीरो कर दिया हमने, ई सेल जीरो। तो यहाँ से ई नोट की वैल्यू निकाल ली, देखो ई नोट ये वाली वैल्यू निकाली, वहां जाने पर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू बन सकती है। और ये ई नोट सेल और केसी के बीच में क्या है, रिलेशन है। ये क्या हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केसी, और ई नोट सेल क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लेंथ और एरिया का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं जी स्टार से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 16 क्वेश्चन हमारा, द वैल्यू ऑफ अ मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज कॉल्ड। ये कह रहा है जो हमारे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टेंस होती है उसकी वैल्यू क्या होती है। बहुत आसान सा है भाई, हमें ये पता है मोलर कंडक्टेंस होता है, या जीरो कंसंट्रेशन बोलो या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बोलो, तो उसको क्या बोला जाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोला जाता है। शायद ये भी होगा मेरे पास, देखो अभी दिखा देता हूँ उसका ग्राफ। ये रहा देखो, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, देखो ये जो वैल्यू है ना, यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास क्या है, मोलर कंडक्टेंस है किसका, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है। ये क्या हमारे पास, ये पॉइंट मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास, हम देखो इस वाले पॉइंट पे हम देख सकते हैं यहाँ पर ये कंसंट्रेशन क्या है, जीरो है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, कंसंट्रेशन की वैल्यू जीरो मिलेगी। और या फिर इसी पॉइंट को हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि देखो हम इस साइड जा रहे हैं तो डाइल्यूशन ज्यादा हो रहा है, और इस तरफ जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं राइट साइड जाएंगे तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, ठीक है। अब कंसंट्रेशन डिक्रीज होती होती जीरो कंसंट्रेशन पे आ जाती है इस पॉइंट पे, तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास 17 क्वेश्चन, in aqueous solution how does a specific conductivity of electrolyte change on addition of water। ये कह रहा है कि अगर हम वाटर को क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं,
तो जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है या फिर इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है, वो किस तरीके से चेंज करती है? देखो हमें पता है भई स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होती जाती है डाइल्यूशन के कारण, ठीक है? जब मैं किसी भी चीज़ को डाइल्यूट करता हूँ किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को के अंदर पानी मिलाता हूँ, तो उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं या आयन्स होते हैं वो दूर-दूर चले जाते हैं। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोले या कंडक्टिविटी बोले, वो होता ही क्या है कि भी कंडक्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर या पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी कंडक्टिविटी है? देखो यहाँ समझा सकता हूँ मैं। ये रहा देखो, कंडक्टिविटी क्या होती है हमारे पास एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ आयंस का कंडक्शन हो रहा है, ठीक है? परंतु डाइल्यूशन के कारण क्या होता है ये नंबर ऑफ आयंस होते हैं, वो क्या हो जाते हैं दूर-दूर हो जाते हैं। तो एक क्यूब के अंदर हम जब इसके अंदर देखते हैं, एक क्यूब के अंदर आयंस काउंट करते हैं तो वो कब मिलते हैं, ठीक है? डाइल्यूशन के कारण क्या होता है आयंस दूर-दूर चले जाते हैं। तो इसके कारण क्या होती है यहाँ पर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है या फिर बोले स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है जब मैं पानी को मिलाता हूँ या डाइल्यूट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 18 क्वेश्चन इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर व्हाट हैपन इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड इज ग्रेटर देन ईएमएफ। ये कहता है जब कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जब मैं उसको ईएमएफ से ज़्यादा यानी कि 1.10 वोल्ट से ज़्यादा एक्सटर्नल पोटेंशियल को अप्लाइड करता हूँ, तो क्या होता है? ठीक है? तो हमें पता है भई अगर मैं गैल्वेनिक सेल पे क्या करता हूँ यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा कर देता हूँ, ईएमएफ ज़्यादा कर देता हूँ, तो वो किसके तरीके से एक्ट करने लग जाएगा या बिहेव करने लग जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरीके से बिहेव करने लग जाएगा। और ये मैंने नोट्स में डिस्कस भी किया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच टाइप ऑफ द मेटल कैन बी यूज्ड इन कैथोडिक प्रोडक्शन ऑफ आयरन अगेंस्ट रस्टिंग। किस टाइप की मेटल हम यूज करते हैं कैथोडिक प्रोडक्शन के लिए? तो सबसे आसान है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो मेटल होती है जो आयरन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो उस मेटल को यूज करते हैं जैसे जिंक, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20 क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज का क्या मतलब है? देखो ये कह रहा है भाई जो NaCl होता है ना, वो अगर मैंने सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा जब मैं वाटर के अंदर डालता हूँ तो वाटर जो होती है अगर मान लो खाली वाटर है, ठीक है, खाली वाटर है, तो उसके लिए जो ऑक्सीडेशन जो वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी ना उसको डिसोसिएट करने के लिए, एक तो ओनली वाटर है और एक दूसरा कंडीशन क्या है कि भाई मैं NaCl डाल रहा हूँ पानी के अंदर, ठीक है, वाटर के अंदर। तो ये कह रहा है जो खाली वाटर है ना उसका जो वोल्टेज है उसको डिसोसिएट करने के लिए या उसका ऑक्सीडेशन करने के लिए, उसको ऑक्सीडेशन करने के लिए उसका जो वोल्टेज होगी वो ज्यादा जरूरत पड़ेगी। किसके कंपेरिजन में? जब मैं उसके अंदर NaCl डाल देता हूँ तो उसका ऑक्सीडेशन करने के लिए कम वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब कहने का मतलब देखो ऊपर मैंने इक्वेशन लिखी हुई है H2O है यहाँ का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -2 ऑक्सीजन की H2O के अंदर, और इस तरफ गए तो O2 में कन्वर्ट हो गया तो +0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज की और पॉजिटिव हो रही है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके लिए वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा चाहिए। किसके कंपैरिजन में? जब मैं Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन करता हूँ Cl2 के अंदर, ठीक है? तो नेगेटिव से क्या होगा +0 में। तो इसका क्या है हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है परंतु इसके लिए जो वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी वो कम पड़ेगी। इसलिए कहता है जो भी एक्स्ट्रा वोल्टेज जो रिक्वायर हुई है प्योर के लिए, प्योर वाटर के लिए जो एक्स्ट्रा वोल्टेज रिक्वायर हुई है कि भी हमें उसका ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है? वही हमारे पास क्या है ओवर वोल्टेज है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 21 क्वेश्चन है सजेस्ट ए लिस्ट ऑफ मेटल आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलाइटिकली। तो ऐसी मेटल की लिस्ट बनानी है जो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिकली, ठीक है। जैसे तो भाई हम कह सकते हैं सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 22 मरकरी सेल होता है जो हमारे पास गिव ए कांस्टेंट वोल्टेज, वो हमारे पास कांस्टेंट वोल्टेज देती है 1.35 वोल्टेज की ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम, पूरी लाइफ टाइम के अंदर, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों होता है? देखो जब भी वो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी ना मरकरी सेल की, तो हम उसके अंदर कंसंट्रेशन को चेंज करके उसको उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करवा सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है जैसे मान लेते हैं ओवरऑल रिएक्शन होती है जो मरकरी सेल के अंदर, क्या होते हैं जिंक मरकरी प्लस मरकरी ऑक्साइड, क्या मिलता है हमें जिंक ऑक्साइड प्लस में मरकरी। तो ये कहता है कि भी ये जो आयंस होते हैं सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं जितने भी आयन है, ठीक है, वो आयंस इसमें पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। देखो यहाँ लिखा हुआ है इस रिएक्शन के अंदर ओवरऑल रिएक्शन के अंदर नॉट इन्वॉल्व एनी आयन, अगर आयन इन्वॉल्व नहीं होगा तो इसकी कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं करेगी, ठीक है। तो और कह सकते हैं कि भी हम बार बार इसकी कंसंट्रेशन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे सॉल्यूशन के अंदर, वो कंसंट्रेशन कैन बी चेंज ड्यूरिंग ए इट्स लाइफ टाइम।
जब इसका समय आएगा भी खराब होने का तो हम इसकी कंसंट्रेशन को चेंज करके दोबारा से यूज कर सकते हैं मरकरी सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, सजेस्ट टू मटेरियल अदर देन हाइड्रोजन दैट कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल इन ए फ्यूल सेल। ये अगर किस टाइप का मटेरियल का हम यूज करते हैं फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा, ठीक है। एक तो मीथेन को यूज कर सकते हैं, एक मिथेनॉल को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24, गिव द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हमें क्या बताना है, अरेंज करना है इन मेटल्स को जो दिया हुआ हमारे पास, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। देखो एक बात हो रही है कि भाई रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है। अब रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा कहेंगे, जिसकी सबसे कम नेगेटिव वैल्यू है, जिसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे, तो मैंने पहले ही अरेंज कर दिया। यहाँ पर पोटाशियम को देख रहे हो -2.93 रिडक्शन पोटेंशियल है और इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। फिर मैग्नीशियम का आता है, फिर क्रोमियम का, फिर मरकरी का, फिर सिल्वर का। सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत ही क्या है, कम है। कम क्यों है, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी उतना ही कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी समझने की है। तो देखो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है जो मैंने बताया, ठीक है। अब रिडक्शन पोटेंशियल वही है, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करेगा यानी कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। ये मैंने जो अरेंज किया हुआ ना, ये किया मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेस पे, ठीक है, कि भाई किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसके हिसाब से मैंने वो क्या है। अब जो नीचे वाला जो ऑर्डर दे रखा है वो रिड्यूसिंग पावर के हिसाब से इसको अरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो बात वही है हमारे पास, रिड्यूसिंग पावर में क्या कर लेंगे हम, जिसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उसके ऊपर ग्रेटर का निशान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 25, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द साल्ट। यानी कि एक तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में ही लिखना है। तो इनको अरेंज करना हमें, ठीक है। तो जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है उसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से इसको अरेंज किया हुआ है। कैसे, देखो ये तो याद करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है और रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज होती है, वहां से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी मैं करा दूंगा, क्वेश्चन आगे आएगा जब करा देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डज द नेगेटिव साइन इंडिकेट। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पर ई नोट सेल दिया हुआ है जिंक के लिए, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है वो क्या इंडिकेट करती है, देखो ये जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट करता है कि जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन, ठीक है। देखो हमें ये पता है भाई जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन के लिए वो 0 होता है, और जितना ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, ठीक है। जितनी ज्यादा ये नेगेटिव वैल्यू होगी ना रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाली तो 0 होती है हाइड्रोजन के लिए, परंतु इसकी तो -0.76 है। तो इसका हमारे पास क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 27, हाउ विल द पीएच ऑफ ब्राइन NaCl सॉल्यूशन बी अफेक्टेड व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस। ये कहता है पीएच किस तरीके से वेरी करता है, जब एक्वस सॉल्यूशन होता है पानी के अंदर NaCl डाल दिया वो किस तरीके से इफेक्ट करता है। व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कैरिड आउट, H2 is liberated as a cathode और Cl2 at anode। तो हमें क्या मिलता है, NaOH मिल जाता है। देखो जब ये रिएक्शन होगी ना एक्वस NaCl के साथ, तो जो कैथोड होगा ना, कैथोड जो इलेक्ट्रोड होगा उस पे तो H2 लिबरेट हो जाएगी और Cl2 किस पे लिबरेट हो जाएगी, एनोड पे। और किसकी फॉर्मेशन कर देगा, NaOH की फॉर्मेशन कर देगा। और जब NaOH की फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ से हमें पता है भाई OH नेगेटिव यहाँ से आना पॉसिबिलिटी है। अगर OH की आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है तो हमें पीएच स्केल पता है भी OH नेगेटिव किसको डिनोट करता है। जी तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कह रहा है क्या, हाउ डज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस व्हेन द लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज। ये कहता है भी जो डेंसिटी होती है इलेक्ट्रोलाइट के चेंज करेगा, जब इलेक्ट्रोलाइट चेंज करते हैं डेंसिटी जो इलेक्ट्रोलाइट के वो कैसे चेंज करती है, व्हेन लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज। जब लेड स्टोरेज बैटरी क्या होती है, डिस्चार्ज होती है, तो उसकी डेंसिटी कैसे चेंज करती है। तो इसमें कह रहा है भाई जब हमारी डिस्चार्जिंग की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, लेड प्लस लेड O2 प्लस में H2SO4, ये वो हमें मिलता है क्या, लेड सल्फेट प्लस में H2O। तो यहाँ पर क्या होती है, डेंसिटी होती है सल्फ्यूरिक एसिड की, रिएक्टेंट साइड पे हमें दिख रहा है, ठीक है, परंतु प्रोडक्ट की साइड पे हमें जो H2SO4 है या सल्फ्यूरिक एसिड है वो दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब डेंसिटी डिक्रीज हो रही है भाई, जहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट तो है H2SO4 की,
परंतु प्रोडक्ट वाली साइड तो हमें दिखाई नहीं दे रही। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी है वो डिक्रीज होती दिखाई दे रही है, ठीक है, बिकॉज वहां पर हमें क्या फॉर्मेशन दिख रही है, वाटर की फॉर्मेशन दिख रही है, और सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम्ड हो रहा है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अगर मान लो डिस्चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है, ठीक है, तो वो सेल वर्क ही कैसे करेगा? तो डिस्चार्जिंग के दौरान क्या हो रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है, तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो आगे प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर व्हाट कंडीशन ई नोट सेल और ई जी डेल्टा जी सेल, ये क्या होती है, जीरो होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये सब कब होता है, ये हमें पता है भी एट इक्विलिब्रियम पे, जब सेल रिएक्शन कहाँ पहुंच जाती है, इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है, तो ई नोट सेल और डेल्टा जी क्या हो जाता है, हमारे पास जीरो होता है, क्योंकि डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन आर ई नोट होता है ना। तो अगर ई सेल अगर जीरो हो गया, सॉरी ई नोट नहीं आएगा, ई सेल आएगा खाली, ठीक है। तो मैं गलती से बोल गया, ई नोट नहीं आएगा, ई सेल आएगा। अगर मान लो ई सेल जीरो हो गया तो पूरी कंप्लीट रिएक्शन क्या हो जाएगी, जीरो। फिर अगला क्वेश्चन आता है, व्हाई इज अल्टरनेटिंग करंट यूज्ड फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस। अल्टरनेटिंग करंट का यूज क्यों किया जाता है जब हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए अल्टरनेटिंग करंट क्यों यूज किया जाता है? इट इज यूज टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, रेजिस्टेंस होता है जो, वो किस लिए यूज किया जाता है, प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइसिस को रोकने के लिए। सो द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन रिमेन कांस्टेंट। जो कंसंट्रेशन होती है आयंस की, वो इस कंडीशन में क्या होती है, कांस्टेंट रह जाती है। तो अगर कांस्टेंट रहेगी तो अल्टरनेटिंग करंट के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन सेम तो वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम तो हम करंट से क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।